दोस्तों, आज की वीडियो में हम 17 अगस्त और 18 अगस्त को साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, आज उन सारे क्वेश्चंस को हम लेने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उसके आधार पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं या उसी के आधार पर नए क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% रिपीट होंगे। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र क्या है। आपसे पूछा गया है कि ओम के नियम का सूत्र आपको बताना है। तो ओम के नियम का जो फार्मूला होता है वो है V=IR। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्नेल का नियम क्या है। तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट या नीतांक, यही स्नेल का नियम है या फार्मूला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फोटोग्राफिक फिल्म में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पाद बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो मेन उत्पाद बनता है वो है ग्लूकोज, और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो आप जानते ही हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, ठीक है। पौधे रात के समय क्या लेते हैं, दिन के समय क्या लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न की अगर बात करें जो आपसे पूछा गया है, हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो हेमाटाइट आयरन मीन्स लोहा या Fe का अयस्क है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। बिजली के बल्ब पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बिजली बल्ब का फिलामेंट जो होता है उतना लंबा क्यों होता है, ठीक है। उसको ऐसे मोड़ मोड़ के क्यों लगाया जाता है, वो लंबा क्यों होता है इतना, ठीक है। तो या उसका प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन्हें देखना चाहिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम किसी तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। ऑप्शन आपको दिया गया था कैल्सिकिरोल, रेटिनॉल, थायमीन या कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इतने सारे विटामिन है, सबके वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए, क्लास 10th में आपको 5 प्रकार के कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो इनका आपको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका केमिकल नेम क्या है, इनका केमिकल फार्मूला क्या है, इनको बनाते कैसे हैं, इनका यूज क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगले प्रश्न की अगर बात करें जो आपसे पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। ध्यान दीजिए, कभी कभी जो हमको चोट लग जाती है तो खून अपने आप थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है, ठीक है। ये होता है विटामिन के कारण। विटामिन के की अगर कमी हमारे शरीर में है तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड जमेगा नहीं और वो बहता रहता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें
तो यदि चालक में पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ईस्ट से वेस्ट धारा जा रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स नॉर्थ, मीन्स उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अभी ऊपर विटामिन ए आया था, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफिराल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मेथेन का सूत्र पूछा गया है आपसे। मेथेन का सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम पूछा है तो सेकंड भी पूछेगा और फर्स्ट भी पूछेगा। उनके आधार पर जो एप्लीकेशन होते हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम की अगर बात करें तो क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। मतलब किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे वो वस्तु भी क्या होती है? उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो आपसे पूछा गया है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है NaOH। बाकी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी जो कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, प्रशपरित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं आपसे पूछा गया है। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मनुष्य में कुल मिला के 46 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं? यक्स और वाई, 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, इसमें आधे मेल होते हैं और आधे फीमेल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर पे और भी क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का बहुत सारा उपयोग है। इस पे आपसे पूछा जा सकता है कि कीटाणुनाशक के रूप में हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कीटाणुनाशक के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो AC जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, AC और DC। दोनों का सिद्धांत अलग अलग होता है, तो ये आपको जानना चाहिए। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 1 हार्स पावर, 1 HP, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न अगर हम लें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो है सोडियम। सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए सोडियम को कहाँ रखते हैं हम? मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, जिससे ऑक्सीजन से इसका संपर्क न हो सके। मिट्टी के तेल से जैसे ही बाहर हम निकालते हैं ये तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे नरम धातु कौन सा, सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है? तो सॉफ्ट मेटल भी क्या होता है? सोडियम होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम नाइफ से, मीन्स चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधों में दिन और रात दोनों समय कौन सी क्रिया होती है? अब रात के समय प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? श्वसन होगा, ब्रेथिंग होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो पौधे दिन और रात दोनों समय क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, प्रकाश संश्लेषण ऊपर क्वेश्चन ऊपर आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पौधे दिन के समय श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं? तो पौधे दिन के समय श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं? CO2। क्या छोड़ते हैं? O2। और रात के समय क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इसीलिए रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, खास करके पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन का ज्यादा उत्पादन करते हैं। रात के समय अगर हम सोएंगे तो ऑक्सीजन हमको मिलेगी नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उसमें छोड़ते हैं, तो हमको सांस हम ले नहीं पाएंगे। तो लगेगा क्या? यहाँ पे कोई भूत है, चुड़ैल है। इसलिए रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें
तो विटामिन ई का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक सूत्र जो होता है वो है C29H50O2। ये विटामिन ई का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आपसे ऊपर जो है विटामिन ई का क्या केमिकल नेम पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 1 जूल किसके बराबर होता है, या ऐसे समझिए जूल को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, जूल को हम न्यूटन इंटू मीटर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जूल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कशेरुकी दंड की कुल संख्या कितनी होती है? कशेरुकी दंड की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, HIV का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। HIV के ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो HIV के ऊपर और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न है कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। दर्पण के केस में अपवर्तन का सूत्र होता है m = -v/u। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आलू को आयोडीन के घोल में डुबाने पर उसका रंग नीला हो जाता है, क्यों? तो ऐसा होता है स्टार्च के कारण। ठीक है, देखिए आलू जितना पुरानी होगी उसमें स्टार्च की मात्रा उतनी ज्यादा होगी और उसका रंग उतना ही ज्यादा नीला होगा। ठीक है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें जो आपसे पूछा गया है तो पौधों में गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसों का आदान प्रदान किस भाग से होता है? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है? नोज से होता है। नाक से हम सांस लेते हैं ना, तो पौधे सांस कहाँ से लेते हैं? पौधे सांस कहाँ से लेते हैं? स्टोमेटा या रंध्र से लेते हैं। पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स पाई जाती हैं जिनको हम रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। यहीं से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पानी अगर प्रदूषित हो जाए या भोजन या पानी हमारा अगर पॉल्यूटेड हो जाए तो कैसे उसकी हम पहचान करते हैं? उसका टेस्ट अगर करें तो हम कैसे पहचानते हैं कि पॉल्यूटेड हो गया है? देखिए भोजन या पानी अगर दूषित हो जाएगा तो उसमें ई कोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी नाम के बैक्टीरिया की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी के आधार पर हम जानते हैं कि पानी क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अपक्रिया पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझे हुए चूने की जब क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो जल में अम्लीय पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए जब रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन कराने पर जब अपक्रिया होती है, अपक्रिया के दौरान कुछ चीजें ऐसी होती है जो नीचे बैठ जाती हैं परख नली में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आपसे यही पूछा गया है। उसको हम कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट। रिएक्शन की अगर बात करें तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो न्यूलैंड के अष्टक में अंतिम तत्व कौन सा है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो अंतिम तत्व है वो है थोरियम। अगर पहले तत्व की बात करें तो वो है क्या? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, फ्यूज का तार लंबा और पतला क्यों होता है? अभी ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए उसी के आधार पर क्वेश्चन रिपीट किया गया है यहाँ पर। तो फ्यूज का तार लंबा और पतला इसलिए होता है क्योंकि जिससे उसका प्रतिरोध क्या हो जाए? बढ़ जाए और गलनांक कम हो जाए, इसीलिए फ्यूज का तार क्या होता है? लंबा और पतला होता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो ओम का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन मैं ऊपर आपको करा चुका हूं। ओम का सूत्र होता है V = IR। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब किस कारण से बनता है? मतलब हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका बनने का कारण क्या है? तो वो अपवर्तन के कारण, प्रकाश का गुण होता है अपवर्तन। अपवर्तन के नियम के कारण हमारी आंखों पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि पर्दे पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? पर्दे पर बनने वाला चित्र कैसा होता है? वास्तविक होता है या रियल कह लीजिए, रियल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्यूज वायर किस वस्तु से बना होता है? फ्यूज का जो तार होता है किससे बनता है? तो फ्यूज का तार टिन और लेड शीशे से मिलकर के बनाया जाता है।
अगले प्रश्न की अगर बात करें तो आपसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन और बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं, तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। आज का अंतिम प्रश्न है कि धुएं और प्रकाश के संयोजन से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, धुएं और प्रकाश के संयोजन से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे गए हैं जो आज मैं नहीं करा सका क्योंकि उसका सही इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाया। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।